गौरव जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? वो कह रहे हैं 50% आरक्षण का मुद्दा ही हमेशा कोर्ट्स ने कोट किया है जब भी अलग अलग जगहों पर ज्यादा आरक्षण की मांग की गई, ऐसे में क्यों इस बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है? उन मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए। गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संवैधानिक रास्ता अपना के इतिहास बनाया था। और अंजना जी, ये बात जब मैं कहता हूं कि इतिहास बनाया था, उसकी वजह बताता हूं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तो कांग्रेस पार्टी करती ही आई है। लेकिन जो गरीब वर्ग से लोग आते हैं, जो कि अगड़ी जात से हैं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं। और हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि सामाजिक न्याय हो और सामाजिक समता हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि वो संविधान में संशोधन करें, और संविधान में जो संशोधन हुआ और ऐतिहासिक एक कार्य किया गया, आज उस पे मोहर संवैधानिक पीठ ने लगाई है, सर्वोच्च न्यायालय की। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता, इतना दोगलापन है कि खुद को कैसे सही ठहराएं। मैं तो केवल दो बातें कहूंगा। उदित राज जी तो भाग गए चर्चा से, और ये कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी लाए थे एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत ये आरक्षण। पहली बात, आरक्षण अगर आप लाएंगे तो क्या ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लाएंगे? एक मूल ढांचे का डॉक्ट्रिन है। आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य नहीं है कि आज जब फैसला आया, तो मैं उदित राज जी का ट्वीट यहां पे रखा हूं, उनसे पत्रकारों ने पूछा, आपके चैनल ने भी पूछा, आप फैसले से सहमत हो या असहमत हो? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप चुनौती दे सकते हैं। आपने कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है? क्या ये सही ठहराया जा सकता है? और ये क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब मुख्य धारा से जुड़े सशक्तिकरण हो, तो इनको दर्द हो जाता है। और इसीलिए आज उदित राज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खड़गे जी का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे ये सारा कार्य होता है। मैं दूसरी बात एक और कह दूं, जो बार बार उदित राज जी कह रहे थे, उदित राज जी को यह भी फर्क नहीं पता है। वो तो केवल एक ही इंदिरा को जानते हैं, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इनको इंदिरा सानी जजमेंट से लेना देना कोई नहीं है। इंदिरा सानी जजमेंट में जो बात कही गई कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को भी यह अधिकार है कि उनके लिए सीट सुनिश्चित की जाए जो 50% से नीचे नहीं होंगी। जब हम गरीब की बात करते हैं, जब इस संवैधानिक जो संशोधन हुआ उसकी बात करते हैं, तो ये किसी का हिस्सा या हक लिया नहीं गया। अमीरा जी, ये खूबसूरती थी इस संशोधन की कि जो था एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के पास, उसके अलावा जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाए 10%। ये सुनिश्चित किया गया, इसीलिए जवाब दीजिए। जब मैंने ठीक है मैं लौट अभय जी, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्यों आखिर आप लोग उदित राज को इस तरह से, वो भी जजेस के बारे में, उनकी मानसिकता में खोट निकालना, उनको कहना कि जाति के आधार पर वो सवर्णों को फेवर कर रहे हैं, इस तरह का बयान देना, इसकी गंभीरता को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं अभय जी? आपने मुझे समझा दिया कि वहां भी तो 2 जजेस ने डिसेंट किया है, लेकिन 2 जजेस ने किसी को जातिवादी तो नहीं कहा ना। वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो आज तक चीफ जस्टिस है, उनको कह देना, उनके बारे में इस तरह की बातें कह देना, तो ये आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये तमाशा, मतलब आप दोनों तरफ से बैटिंग करना चाह रहे हैं क्या, कि क्रीज में इधर भी बैटिंग कर ले और उधर से भी 1-2 खिलाड़ी को उतार दे? अंजना जी, वैसे तो मैं अभ्यस्त नहीं हूं स्तरहीन भाषा को प्रयुक्त करने का, लेकिन जिस हिसाब से गौरव भाटिया जी ने कहा, तो बेशरम और दोगले लोग ये हैं। पहले तो मैं सुशील मोदी जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो तो उठकर भाग गए। सुशील मोदी साहब, क्यों संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी? जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण निर्धारित किया था, तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर ही रिजर्वेशन तय किया जाता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है? पंडित नेहरू ने जरूर किया था संविधान का संशोधन, आर्टिकल 15(4) को ऐड करके। यही तो आरोप है, आपको टोक रही हूं, लेकिन एक सवाल है, और वो ये है कि यही तो आरोप है ना
कि आप लोग आधे अधूरे मन से करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैधता नहीं ठहर पाई। आज कोर्ट में मामला गया, उसको लड़े और उस हद तक पहुंच गई ना सरकार की उसको लागू करने के कगार पर पहुंच गई है। तो आप आधे अधूरे मन से करते थे। आधे अधूरे मन से अगर कर रहे होते तो सरकार ने उसी सुप्रीम कोर्ट का ये जो मुकदमे का निर्णय आया है वो कांग्रेस पार्टी की सिनोय कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। इन्होंने कौन सा कमीशन बनाया बताइए, इन्होंने कौन से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सर्वेक्षण कराया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था तो इन्होंने सिनोय कमीशन की बात की। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया था वो इंदिरा साहनी के केस ने उसको स्ट्रक डाउन किया। इसमें कांग्रेस पार्टी, इसके पहले आरक्षण जब लाया गया तब कांग्रेस पार्टी बताइए इस बार सरकार ने क्या ऐसा अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप ही के लॉजिक से समझते हैं आर्य, क्या सरकार ने अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप समझा दीजिए, जनता डिकोड कर लेगी फिर। अभय जी, सरकार ने क्या ऐसा अलग इस बार किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये वैध माना गया और उसके बाद से अब लागू होने वाला है? क्या अलग किया सरकार ने? अंजना जी देखिए, एक बात में आपने मुझे रोक दिया बीच में। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी 8 सितंबर 1993 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही लागू की गई थी। उसमें कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इंदिरा साहनी जी का जब केस हुआ तब संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ी। जब ये पिछड़ा आयोग का कानून लेकर आए थे तब भी हमने समझाया था कि इस कानून में राज्यों को पिछड़ी जातियों के निर्धारण का अधिकार छीन रहे हैं, नहीं माने। उसके बाद संशोधन लेकर आए और उसको भी महिमा मंडित किया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने राज्य को अधिकार दे दिया। अरे राज्य को अधिकार था साहब पहले से। ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अगर नहीं पालन की होती तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती कि ये सर्वोच्च अदालत में पास हो जाता। और जहां तक उदित राज जी का प्रश्न है तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत दमन सहा है सदियों तक। उनको क्या उनकी आवाज उठाने का हक भी हम नहीं देना चाहते? छोड़िए राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करना, लेकिन दलित और पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग अगर मुखरता से कोई बात कहते हैं तो हमको उसको अंगीकार करना चाहिए, उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं देखना चाहिए। उदित राज को इससे ज्यादा वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो उदित राज जी ने आज कहा है ये पहले तो कांग्रेस की गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है और ये ऐसे ही नहीं कहा गया, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं के इशारे पे ये कहा जाता है। दूसरा, ये अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप सहमत नहीं थे तो आप फैसले को चुनौती दे सकते थे, लेकिन दुख की बात क्या है, जो विधिक विशेषज्ञ नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, वो भी आके यहां पे ज्ञान पूरा देने लगते हैं। अंजना जी आप मुझे ये बताइए, जब ये संशोधन हुआ संविधान का उसी के बाद तो आरक्षण की शुरुआत हुई। अगर कांग्रेस पार्टी का तर्क मान लें तो 2004 से 2014 तक क्या जो गरीब थे उनको आरक्षण मिलने लगा था? और अगर नहीं मिला तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको मालूम है अंजना जी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक क्यों पाया? क्योंकि 103rd अमेंडमेंट जो आया इसने ये सुनिश्चित किया कि आरक्षण भी दें, और जो मूल ढांचा है 50% का आरक्षण, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, वो सुनिश्चित भी करें। ये तभी संभव था जब संवैधानिक संशोधन हो। तीसरी बात, रिपोर्टों की बात करते हैं, रिपोर्ट की मान्यता कोर्ट में क्या है इनको पता ही नहीं है। आपको संविधान को संशोधित करना पड़ता है, जो कानून होगा वो संविधान में होगा या किसी एक्ट में होगा। अगर आप कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही। ये केवल कमीशन बनाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं, उसके बाद उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, अगर उदित राज ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो केवल संविधान से चलते हैं वो जातिवादी हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना, उनको खत्म करने का प्रयास चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, केवल कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है अभय जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे, उसके बाद में मृत्युंजय जी और मलुक नागर साहब के पास जाऊं। मेरे विद्वान अधिवक्ता बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया आपने। पढ़िए तो सही, स्वामीनाथन कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया उसमें कहा नहीं पढ़ना है प्लीज भैया, आप ना पढ़ाइए, आप राहुल गांधी को
206 सिफारिशों में से जनवरी 2014 तक 175 इंप्लीमेंट कर दी। 2015 का मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब देख लीजिए सच्चर कमीशन का कि 80% सिफारिशें जनवरी 2014 तक लागू कर दी। खुद की तो रिपोर्ट पढ़ लिया कीजिए। देखिए, जहां तक बात है तो चाहे वो कालेलकर कमीशन हो, चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशें हो, चाहे आज जो ये आप लेकर आप पाए हैं वो कांग्रेस पार्टी की देने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव नहीं हारते तो आप ये लेकर भी नहीं आते। आपको भय जवाब ले लीजिए गौरव जी। ये बात तमाम पार्टियां कह रही हैं कि 2019 में भी आप लेके आए चुनाव के लिए और अभी आप फिर चुनाव के लिए लेकर आए हैं इसको। चुनावी है मामला आपका, भुनाएंगे आप अभी हिमाचल और गुजरात। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अनुच्छेद 370, हाँ मैं बताता हूं, अनुच्छेद 370 तो जब हमारी सरकार पुनः बनी 2019 में तब आया, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। हम इसलिए कार्य नहीं करते कि चुनाव है, हमारा कार्य बोलता है और जनता आशीर्वाद देती है, क्योंकि ऐतिहासिक जो कदम है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और कह दूं, अगर 2 न्यायाधीश डिसेंट करते हैं उससे जो जजमेंट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेजॉरिटी ओपिनियन होती है ना अंजना जी, वही देश का कानून होता है। और किसी जज का डिसेंट करना और कांग्रेस पार्टी के नेता का कह देना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जातिवादी हैं, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन इनकी जो खुद से सोच है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य करें और हमारा लोकतंत्र मजबूत। ठीक है, बीजेपी का ही साइड इफेक्ट हो गया है क्या मृत्युंजय जी, कि आज आप लोग भी नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अब सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, सवर्णों का भी वोट चाहिए। सीधा प्रश्न कर रही हूं आपसे। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी का साइड इफेक्ट क्या होगा? बीजेपी का साइड इफेक्ट का असर तो आप देख ही रहे, बिहार में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस आरक्षण विरोधी है, ये तो सब जानते हैं, पिछड़े दलितों के आरक्षण विरोधी पार्टी है बीजेपी। इसमें तो कोई सर्टिफिकेट किसी के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्वर्ण आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, मृत्युंजय जी कैसे तरह से ये समझा रहे हैं, मृत्युंजय जी को दिखाए एक बार मेरे साथ सर, कैसे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी कमीशन प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया उसको लेकर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। SC/ST आरक्षण को लेकर यथास्थिति है। वहीं तीसरी तरफ ये जो रिजर्वेशन है, इससे बाकियों का कुछ छीना नहीं जा रहा है, एडिशनल है रिजर्वेशन। तो कैसे है आरक्षण विरोधी? पीएम तो खुद ओबीसी से है। देखिए अंजना जी, इसीलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार जातीय जनगणना को लेकर के मांग उठाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उन्होंने खारिज कर दिया। जबकि उनके ही सहयोगी दल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी बिहार के दल गए थे, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने मांग नहीं मानी थी। अंत में बिहार सरकार ने यह फैसला लिया, अपने खर्च पर वो जातीय जनगणना कराएगी। जब तक आप जातीय जनगणना के माध्यम से ये नहीं पता कर लेते किनकी कितनी संख्या है, हाँ। आज भीख मांगने वाले जो रोड पर बैठे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो कौन जाति से है, जब तक इनकी संख्या नहीं, जब तक उसके लिए क्या योजना उनके लाभ के लिए सरकार लाएगी, कैसे बनाएगी? तो ये तो हम लोग बराबर इस बात को, हमारी पार्टी मतलब इतने दशकों से जो आरक्षण और जो संविधान में आरक्षण बाबा साहब दे रहे थे, वो सब आप लोगों को गलत लग रहा है। अब अचानक लग रहा है कि सबको परिवर्तित करने की जरूरत है। नहीं, गलत नहीं, समय के अनुसार अंजना जी, जो आरक्षण की व्यवस्था है, अगर मान लीजिए अगर हम जनसंख्या जातीय जनगणना होती है, जिसकी जितनी होगी हिस्सेदारी उनको मिलेगी, जितनी भागीदारी संख्या भारी होगी, तो ये बात तो लगातार हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है इस मामले में। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, मलुक साहब ये कमेंट करना चाह रहे हैं, उनको दिखाइए। मलुक साहब 2 लाइन का कमेंट, उसके बाद से गौरव जी जवाब। ठीक है। अरे सर, विरोध किया था, इसके खिलाफ बोले हैं, तो कैसी बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी? हाँ, जो मलुक जी, जो कांग्रेस के उदित राज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छा बोलते हैं हमेशा।
लेकिन आज वो एक बात कह गए कि 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन है, वो भी 8 लाख से कम इनकम दिखा देंगे, फायदा ले जाएंगे। पूरी तैयारी करके नहीं आए, उसकी 5 एकड़ से कम है, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तिवारी जी बात कर रहे हैं कि ये सरकार दलितों के और एसटी और एससी के खिलाफ है। अरे आजादी से अब तक जम्मू कश्मीर में एसटी मुसलमान गुजर जो 29.4% है, उसका कभी रिजर्वेशन नहीं रहा, और इसी सरकार ने 10% उनका रिजर्वेशन किया है। वो अलग बात है कि कुछ जातियां उनमें और मिलाई हैं, उतना ही उनका बढ़ना भी चाहिए या उनका अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। पर तिवारी जी की बात ये गलत है बिल्कुल। तिवारी जी तो अभी उनके साथ पार्टनर हो गए जो पहले बीजेपी के साथ लगातार पार्टनर रहे हैं, और कांग्रेसी जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में पिछड़ों का 27% आरक्षण होना चाहिए और केवल 23% दे रहे हैं। उन पे कोई जवाब है तो दें। गौरव जी सबका जवाब अच्छा है। आपने बीजेपी छोड़ के सबको टारगेट किया, ये भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। गौरव जी जल्दी से आपका रिएक्शन सबकी बातों। रुक जाइए मलिक जी, अब टाइम नहीं है, अब टाइम अंजना जी कुछ मूल बातें हैं जो बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले देखिए अंजना जी, अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा और आप आरक्षण लाएंगे तो कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो उसको असंवैधानिक पाया जाता है, क्योंकि पहले से ही कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके खिलाफ नहीं जा सकता जो नया आरक्षण है। दूसरी बात, आरजेडी ने तो विरोध किया था जब संसद के पटल पर यह आया था बिल। आज इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये विरोध कर सके। और क्यों? क्योंकि ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनकी नीति ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब वो ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वोट का नफा नुकसान होगा, वो ये देखते हैं कि किस तरह से देश का भला हो।